आदाब। इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक की और कानून को जानने की। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट की। अगर आसान लफ्ज़ों में इसे समझा जाए तो इस कानून का मकसद ये है, ये कानून हुकूमत को पब्लिक इंटरेस्ट में, समाज के फ़ायदे के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए ज़मीन हासिल करने का हक़ फराहम करता है। सबसे पहले अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में सन 1894 में यह कानून बनाया गया। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क की ज़रूरतें बढ़ी, तरक्की के इक़दाम शुरू हुए और बदलते वक्त और इसके तकाज़ों को देखते हुए सन 2013 में एक नया लैंड एक्विजिशन कानून लाया गया। क्या है इस कानून की अहमियत और इफ़ादियत और इसे जानना और समझना हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर इस कानून से मुताल्लिक़ आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। लैंड एक्विजिशन एक्ट पर गुफ्तगू करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट नीतीश मेहरा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट रोहित वत्स। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले रोहित जी से मैं चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं इस कानून की, जो ज़मीनों से जुड़ा हुआ है, मुल्क की तरक्की से जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है और हुकूमत का ज़मीन को हासिल करना और ज़मीन लोगों की, आवाम की, तो इस कानून के बैकग्राउंड को समझना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी इस कानून को लाने की हमारे मुल्क में, और पुराने और नए कानून के फ़र्क को भी समझें। उमान जी, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले से ही ब्रिटिश इरा में, जैसे आपने बताया कि 1894 से लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू थी, लेकिन 1947 से लेके 1976 तक एक प्रॉपर्टी को अर्जित करना, उसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है, उसको किस तरीके से बेचना है, वो अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार था, यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, सरकार ने देखा कि हमें रोड बनाना है, हमने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत आई कि जहां एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो ज़मीन रख सकता है, तो आप जब एक रोड बना रहे हैं या आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप किस तरीके से वो डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी का मौलिक फंडामेंटल राइट तो आप उसका विशेष नहीं कर सकते। आप उसका मौलिक अधिकार खत्म करके उससे ज़मीन लेके आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट आई थी, वहाँ पे पहली बार ये कहा गया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकार से ऊपर भी हो सकती हैं। उसके बाद 44th अमेंडमेंट के द्वारा सरकार ने जो आपका प्रॉपर्टी का राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से खत्म करके उसको एक स्टैट्यूटरी रेमेडी बना दिया कि वो आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन आपका लीगल राइट है। तो ये जो बदलाव आया है ये सिर्फ इस दृष्टिकोण की वजह से आया है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि ये ज़रूरत है अब कि अगर हमें इस देश में डेवलपमेंट करनी है, लोगों के लिए सड़कें बनानी हैं, उनके लिए स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ज़मीनें एक्वायर करनी पड़ेगी, उनको लेना पड़ेगा। और वो लेने के लिए आपने एक अमेंडमेंट करके, हमारे संविधान के द्वारा संविधान में अमेंडमेंट करके उसको मौलिक अधिकार से स्टैट्यूटरी राइट बता दिया। यानी अब क्या है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन आपका लीगल राइट है कि आप अपने प्रॉपर्टी का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इस बात को जाना कि 1894 में कानून लाया गया। नीतीश जी, अंग्रेज़ों के वक्त में ज़मीन का हासिल करने का एक अलग मकसद हुआ करता होगा, और अब जब आज़ादी के बाद अपनी हुकूमत बनी, भारत के लोगों की हुकूमत बनी, तो अब कानून के अंदर तब्दीली आनी बहुत ज़रूरी थी। तो उस वक्त के कानून के मुताबिक ज़मीन हासिल करना और इस कानून के मुताबिक ज़मीन हासिल करना सरकार के लिए कितना अलग है, दोनों कानून के अंदर फ़र्क, और किस तरीके से लोगों को नए कानून से फ़ायदा हासिल है? देखिए, अगर हम पीछे जाएं, जैसे आपने कहा 1894, और कानून में अमेंडमेंट कब हुई? 2013 में। तो बहुत सी सरकारें आईं, बहुत सी सरकारें आके चली गईं। तो कुछ सरकारें जो आई उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि जो एक्ट का मेन क्रक्स था पब्लिक पर्पस के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करना जो था उसका मेन मकसद था।
बट वो पब्लिक पर्पस की जो डेफिनेशन थी वो 1894 के एक्ट में बड़ी वेग थी, और वो इतनी वेग थी कि सरकारें बिना कोई रीज़न बताए किसी की भी ज़मीन को एक्वायर कर सकती थी, और वो ज़मीन एक्वायर करके उनको कंपनसेशन भी जो है वो पूरा नहीं मिलता था, जिसे आप कहते हैं मुआवजा। तो अल्टीमेटली मुआवजा जब किसी किसान को, जी बेसिकली मयोतवारी रयोतवारी आपका पुराने सिस्टम थे, हिस्टोरिकल सिस्टम थे, उन सबको ख़त्म करके लैंड पे सीलिंग्स करके होल्डिंग्स करके फिर ये जब 2013 का एक्ट लाया गया, उसको आलीजामा पहनाया गया। उसका मेन मकसद था कि एक तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करी जाए, जिसकी भी ज़मीन ली जाए, अधिग्रहण करा जाए, उसको ये देखा जाए कि क्या उसको उचित मुआवजा मिल रहा है, उसका लाइवलीहुड क्या रहेगा, और अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल है या नहीं है, इन बातों पर गौर किया गया। तो जो मेन मकसद था कि पुराने एक्ट को आज बदलना है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी को लेकर आना था। तो कहीं ना कहीं अब जब 2013 में जो सरकार उस समय की थी, उसने ये माना कि जो 1894 का एक्ट था वो ब्रिटिश एरा का था, अंग्रेज़ों के समय का था, कॉलोनियल एरा का था, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों की ज़मीन को हड़प लिया जाए। आज जो उसका मकसद है वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, हॉस्पिटल बनाने को या डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको ज़मीन का अधिग्रहण करना है तो उसके लिए आपको मुआवजा जो है उसके हिसाब से जो एक्ट में अब बदलाव किए गए हैं आपको देना पड़ेगा। आपने इसमें एग्रीकल्चरल लैंड की बात की है, क्या अब कानून के मुताबिक एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसको हासिल करना मुश्किल है, उसके लिए कुछ रियायत रखी गई है या कुछ? उसमें मैं चाहूँगा इसमें और आप वजाहत करें, क्योंकि आपने जो बताया एग्रीकल्चरल लैंड देखी जाएगी कि वो है या नहीं। क्योंकि हमारा अगर आप देखें ज़्यादातर जो देश का हिस्सा है, ये आज जितने भी बड़े आपके हाईवेज कट रहे हैं या बड़े डेवलपमेंट्स हमारी जो हो रही है रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स की, वो किसानों की ज़मीन पर ही हो रही है। और वो किसानों की ज़मीन क्या थी? जिस पर वो एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे वो अपनी फसलें उगाते हैं। तो अब जो एक्ट में बदलाव हुआ उसमें ये कहा गया जहाँ मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ पे डिफरेंट तरीके की जो क्रॉप्स हैं, जो उपजाऊ ज़मीन है, अगर आप उसको अधिग्रहण करने के लिए जा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी जो है वो रहेगी, और उस जितनी भी आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं उसके आसपास इतना एरिया है कि उस एरिया में जहाँ पर लोकेलिटी में वो लोग रहेंगे उसको फूड सिक्योरिटी मिले। ये नहीं है कि आपने एक भूमि को अधिग्रहण कर लिया और आपने फूड सिक्योरिटी देखा ही नहीं, यानी तो फूड सिक्योरिटी को भी देखना है। और रोहित जी से मैं जानना चाहूँगा, किसानों के जो राइट्स हैं, और किसान हम जब कृषि प्रधान देश की बात करते हैं तो हमने कहीं ना कहीं जो किसानों के हमारे राइट्स हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जहां फूड की बात होती है उसको हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है इस कानून के ज़रिए। इसीलिए इस पर जोर दिया गया है ताकि हम जो हमारी एक आइडेंटिटी है कृषि प्रधान देश की उसको हम ख़त्म ना करें। देखिए, जैसे अभी नितेश जी ने बताया, जो नई एक्ट है और जो पुरानी एक्ट है उसमें मूलतः 5 या 6 डिफरेंस थे। पहला डिफरेंस जो था, जो पुरानी एक्ट था उसमें सहमति का प्रावधान नहीं था। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पब्लिक पॉलिसी के लिए हमें ये चाहिए तो वो उसको एक्वायर कर सकती थी और उसमें किसी भी लैंड ओनर से सहमति लेने की जरूरत नहीं थी। यानी जो नितेश जी ने हड़पने की बात कही एक तरीके से अंग्रेजों के दौर के कानून की, तो नई एक्ट में ये संशोधन लाया गया कि अगर आपको कोई लैंड एक्वायर करनी है तो आपको जो वहां के लोग हैं जिनकी वो जमीन आप ले रहे हैं उनसे आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी उनको पहले आपने सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि इसके तहत हम लैंड एक्वायर करना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। फिर वो लोग वहां पे सेक्शन 5 के तहत अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे कि हमारे पास इसके, मान लो कि कोई एक छोटा किसान है जिसके पास 2 बीघा जमीन है, उसके पास उसके अलावा कोई जमीन ही नहीं है और वो एक्वायर हो जाए तो वो कहां जाएगा? तो उसमें पहले सहमति आएगी। 5 सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद सेक्शन 6 की कार्रवाई होगी जिसमें एक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज थी कि पहली वाली जो एक्ट थी उसमें सामाजिक प्रभाव आकलन नहीं था। अभी मैं पहले वाले पर ही एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा सहमति, और दूसरी एक चीज और के आपने कहा कि अगर उसके पास वही जमीन है और अगर वही एक्वायर कर ली गई तो उसका क्या होगा? अगर वो सहमति नहीं देता है, हम पहले ही पॉइंट पर अभी बात करते हैं, अगर सहमति नहीं देता है किसान तो उस सूरत में क्या होगा? तो उसमें वही है, सेक्शन 5 में वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, जिसका एक रेवेन्यू कोर्ट होता है जो देखेगा कि क्या ये ऑब्जेक्शन वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो किस तरीके से इनको हम देख सकते हैं, किस तरीके से इनका समाधान निकाल सकते हैं। अगर ये वैलिड नहीं है तो वो कार्रवाई में आगे चले जाएंगे। तो इसमें यह कहा गया था कि अगर आपकी जो जमीन है वो एग्रीकल्चर या रूरल एरिया में है तो आपको 80% लोगों की कम से कम ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अगर वो अर्बन एरिया में है तो 70%
तक लोगों का ऑब्जेक्शन होगा तभी वो प्रोसीडिंग रुक सकती है या उस पर दोबारा पूर्ण विचार किया जा सकता है। अगर इतना ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो कानूनन तौर पे वो उसको आगे लेके चल सकते हैं और सेक्शन 6 की नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको उसके बाद जो आया दूसरा चीज थी वो थी सामाजिक प्रभाव आकलन, कि इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो उससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने एक एग्रीकल्चर जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, आपने उसको रोड बनाने के लिए लिया तो उस पर एनवायरमेंटल क्या आपका प्रभाव है। जिस व्यक्ति की जमीन जा रही है उसके पास उसके अलावा कुछ जमीन है जहां से वो अपना, जैसे फूड सिक्योरिटी बताया, वहां से वो अपना घर बसर कर सकता है, क्या वो है या नहीं है। तो पहले वाली जो एक्ट थी, जो अंग्रेजों के समय की एक्ट थी 1894, उसमें इस तरीके का कोई भी सामाजिक आकलन करने का कोई भी वो नहीं दिया गया, यानी पब्लिक के पास अधिकार बहुत कम था, सरकार के पास अधिकार उस वक्त ज्यादा था। जी जी। तीसरी चीज जो आई पुरानी एक्ट में और नई एक्ट में थी वो थी मुआवजे की राशि। जो पहले वाली एक्ट थी उसमें आपको केवल जो भूमि का आपका बाजार मूल्य था वह आपको मिल सकता था, लेकिन नई एक्ट के तहत प्रावधान दिया गया है कि जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी, क्योंकि आज क्या है सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्शंस आए, फिर सेक्शन 6 की नोटिफिकेशन आई। जब तक अवार्ड होता था तब तक इतना समय निकल जाता था कि जो आपकी वैल्यू थी मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू में आप कहीं और कुछ भी चीज नहीं खरीद सकते थे। तो जो नई एक्ट आई उसमें यह कहा गया कि आप जो मार्केट वैल्यू होगी, अगर आपका रूरल एरिया है तो आप उसमें 4 गुना मार्केट वैल्यू से 4 गुना का मुआवजा देंगे। और अगर मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? मार्केट वैल्यू ज्यादातर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिसे हम सर्कल रेट भी कहते हैं कि या फिर क्या होता था कि जिस दिन नोटिफिकेशन आई है उससे पहले वहां आसपास कोई सेल हुई है तो उस सेल डीड की वैल्यू क्या थी वो मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। तो जहां पे शहरी जगह पे आपका अधिग्रहण हो रहा है वहां पे 3 गुना का मुआवजा था और जहां रूरल में हो रहा था वहां पे 4 गुना का मुआवजा दिया जाता था। यानी जो उस वक्त मार्केट वैल्यू होगी उससे 3 गुना ज्यादा या उससे 4 गुना ज्यादा। तो चौथी चीज जो इसमें आई वो आई थी पूर्णवास और पूर्ण स्थापन की, कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका 1 बीघा जमीन है और वो एक्विजिशन में आ गई है, अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो पुरानी एक्ट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिसको हमने रिहेबिलिटेशन के तौर पर रिहेबिलिटेशन के तौर में। तो नई एक्ट में ये डाला गया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का रोजगार कैसे चलेगा, उसको भत्ता किस तरीके से दिया जाए, उसको और अन्य सुविधाएं क्या दी जाए। तो वो एक तरीके से आपका एनहांसमेंट के साथ साथ आपका एक कंपनसेशन, कि हाउ यू विल कंपनसेट दैट पर्सन, कि आप उस व्यक्ति को किस तरीके से कंपनसेशन देंगे। ये 4 जो मेजर चेंजेस थे जो पुरानी एक्ट से नई एक्ट में आए थे। उसके बाद जो दूसरी चीज थी पहली वाली एक्ट में, जो 5वीं चीज है वो ये था कि जो अगर आपने कोई लैंड एक्वायर की है किसी पर्पस के लिए, लेकिन वो पर्पस अभी तक आपने नहीं किया, मान लो आपने कहा कि हमें ये इतनी जमीन हमें चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, और समय बीत गया, आपने अवार्ड भी कर दिया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन वहां पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, तो क्या होगा? पुरानी एक्ट के तहत वो जमीन सरकार के पास ही रहेगी, चाहे वो उस पर कोई कार्य करे या ना करे, और किसान जो है वो वहां पर चाहे रहे और वो देखता रहे, लेकिन उसकी जमीन, अच्छा मुआवजा नहीं मिला उस सूरत में भी सरकार की रहेगी। जी नहीं, पहले क्या था कि जैसे पैमाइश हो जाती है पहले जमीन हाँ की। हाँ जी। तो पहले क्या होता था, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दी, क्लियर हो गया, जमीन अब सरकार के पास आ गई है, मुआवजा उन्होंने दे दिया। अब किसान वो मुआवजा ले रहा है, उसने मुआवजा भी ले लिया है, लेकिन उस जमीन पे वह कार्य नहीं हुआ जिसके लिए वो जमीन ली गई थी। कितने समय तक? देखिए 2013 के एक्ट में जो है 5 साल का समय निर्धारित कर दिया गया कि अब अगर 5 साल के अंदर जिस पर्पस के लिए लैंड को एक्वायर किया गया है, जिस पर्पस के लिए लैंड को बोला गया है कि इसकी डेवलपमेंट करेंगे, अगर 5 साल तक वो प्रोजेक्ट नहीं आता है या नहीं पूरा किया जाता है तो उनको वो जो है लैंड तय समय के तहत उनको वापस करनी पड़ेगी और उस पर भी मुआवजा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितने समय तक लैंड उस किसान के पास नहीं थी। और अगर ऐसे मामलात के अंदर, जैसे पहले बहुत सारे मामले आते थे कि उसकी पैमाइश हो गई है लेकिन अब वो एक्वायर तो कर ली गई है लेकिन ना तो उस पर कुछ बना और ना ही मुआवजा मिला, इस तरह के मामलात को कैसे नीतीश जी नए कानून में हल करने की कोशिश की गई? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा था, वहाँ पब्लिक पर्पस कुछ और था, लेकिन आज जब देश के लिए आप कहते हैं कि हमें देश की डेवलपमेंट करनी है, देश की तरक्की करनी है और ज़मीन हमारा सोना है जैसा कहते हैं, तो सोना है तो उस ज़मीन को अगर आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो उस अधिग्रहण के तहत उस सोने की उचित रकम
जो है उस किसान को, उस प्रॉपर्टी ओनर को और उस लैंड ओनर को आपको देनी पड़ेगी। तो जो 2013 का कानून आया है अब हमारा, उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे कि मेरे परिचित दोस्त ने बताया कि 2013 के एक्ट में रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पर जोर दिया गया। तो जो आप मेरे से कानून पूछ रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली यही है कि 5 साल के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और अगर आपने नहीं बनाया तो वो लैंड वापस जो है लैंड ओनर के पास चली जाएगी। जो पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, सरकारें अपनी मर्जी से लैंड को एक्वायर कर लेती थी और उसके बाद कई बार रीज़न भी नहीं बताती थी कि किस लिए, और वो कई सालों तक लैंड जो है किसान जो है वंचित रहता था अपनी लैंड। अब ये आपने जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की बात की है, मैं चाहूँगा कि इस पर आप बिल्कुल वाज़ेह करें, क्योंकि हमारे नए कानून में इस पर बहुत जोर दिया गया है। चंद ऐसे अहम शब्द हैं, अल्फाज हैं जिनको इस्तेमाल किया गया इस कानून के अंदर, उसके अंदर ये 2 लफ्ज़ भी बहुत अहम हो जाते हैं कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। जी नितेश, देखिए, अगर हम इन शब्दों को थोड़ा सा तोड़ें तो हम रिहेबिलिटेशन का मतलब कि दोबारा बसाना, और रीसेटलमेंट की जिस आदमी को दोबारा बसा रहे हैं उसको सेटलमेंट भी करें। तो उनकी जीविका कैसे होगी? अगर आज मेरा कहीं घर है, मेरी कहीं लैंड है, मैं वहाँ कई सालों से रह रहा हूँ, मेरे पुश्तैनी ज़मीन है, आज वो छोड़ के हम चले जाते हैं या हमारे को बोला जाता है कि हम कहीं और बसा रहे हैं, तो जिस जगह वो शख्स, वो किसान अपनी लैंड पे काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था और वो उससे अपना घर और जीविका चला रहा था, तो जब वहाँ से एक्वायर किया जाएगा और दूसरी जगह उनको भेजा जाएगा, तो जो दूसरी जगह की ज़मीन है उस पर भी कानून ये नया बनाया गया है कि वो ज़मीन भी उनको उतना ही जीविका प्रदान कर पाए, उससे ज़्यादा कर पाए, ताकि वो जो अपनी आजीविका चला रहे हैं या अपना एक्सपेंसेस जो हैं उनके पूरे मीट आउट हो रहे हैं। तो इस नए कानून में ये प्रावधान लाया गया है कि रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट पे पहले जोर रहेगा कि एक्वायर करने के बाद नहीं देखा जाएगा, एक्वायर करते समय ये देखा जाएगा कि अब हम इनको कहाँ बसाने जा रहे हैं। यहाँ एक सवाल ले लेते हैं। और हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर मेरा सवाल, सर मेरा नाम मेरा सवाल ये है कि किसानों और भूमिहीन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रावधान? जी, सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? किसानों और जी सर, मेरा सवाल ये है कि किसानों और भूमिहीन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? जो भूमिहीन लोग हैं और किसान हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रावधान है? सवाल आप दोनों से ही मैं चाहूँगा सबसे पहले रोहित जी इस पर अपना ओपिनियन दें और उनके बाद फिर नितेश जी से पूछते हैं। देखिए, जब पुराने एक्ट की हम बात कर रहे थे तो उसमें कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने अमेंडमेंट करके एक प्रावधान दिया गया था कि क्यों ना हम जहाँ से जिस व्यक्ति को आपने उठाया है, जिसकी ज़मीन को आपने अधिग्रहण किया है, उसको हम कुछ ना कुछ इस तरीके का मुआवजा दें कि उसको कहीं और बसाएं। जब सरकार ने ये देखा कि अलग अलग स्टेट ने अपनी ये रूपरेखा बनाई है, तो स्टेट ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके इसमें पर्टिकुलरली ये लिखा है कि आपको उसके ही अनुरूप, मान लो आपकी 2 एकड़ की एग्रीकल्चर अगर ज़मीन गई है तो आपको कहीं ना कहीं 500 गज का एक रेजिडेंशियल मकान दिया जाए जिसमें आप अपना घर गृहस्थी बसा सकें और उसमें आप अपना काम कर सकें। तो इसमें कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं है कि किसके अनुपात रूप में कितना दिया जाएगा, वो हमेशा कोर्ट और गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जब आपका केस जाता है, आपका अधिग्रहण होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू के अनुसार देखते हैं कि इनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, कितनी कंपनसेशन दी जाएगी, इनको कहाँ बसाया जा सकता है, कहाँ पे इनको इसके अवज में दूसरी ज़मीन दी जा सकती है, तो वो कोर्ट डिसाइड करता है। जब आप कोर्ट पे जाते हैं अपने एनहांसमेंट के लिए, अपने मुआवजे के लिए, तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि सिर्फ मुआवजे से काम नहीं चलेगा, कंपनसेशन के तौर पे आपको इनका एक पर्टिकुलर एरिया में ज़मीन देनी पड़ेगी, जिसमें फिर गवर्नमेंट चिन्हित करती है कि हम इस जगह पे इनको ज़मीन दे सकते हैं, इस जगह पे हम इनको मकान दे सकते हैं, और वो सारी चीज़, वो सारी प्रणाली कोर्ट के द्वारा की जाती है। यानी इस मामले के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर अगर कहीं जाती है तो डीएम के पास चली जाती है। नितेश जी से जानना चाहेंगे, जो सवाल आपने भी सुना, इसके अंदर भूमिहीन लोगों की बात की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अहम इसमें जानना ये भी ज़रूरी है कि ये कानून जुड़ा हुआ ही उन लोगों से जिनके पास भूमि है, और जब ये भूमि से, इसके नाम से ही आपको जाहिर होगा कि लैंड एक्विजिशन की बात की गई है, लेकिन जो आपके सवाल का पहला एक लफ्ज़ है किसान, वो सबसे अहम हो जाता है। जी नितेश जी, जैसे कि आपने भी कहा, कलेक्टर शब्द को यूज़ किया गया है एक्ट के अंदर, और कलेक्टर को ये पावर दी गई है कि कलेक्टर उसको चिन्हित करेंगे कि किस किसान की कितनी भूमि अधिग्रहण करी जा रही है। क्योंकि ये भूमि अधिग्रहण है तो ये किसी एक किसान का नहीं है।
जैसा कि रोहित जी ने भी बताया, हमारा जो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये फोकस करता है जहाँ पे बड़े डेवलपर्स को या सरकार को बड़ी भूमि अधिग्रहण करनी है, तो किसी इंडिविजुअल पर फोकस रख के भूमि अधिग्रहण जो एक्ट है वो नहीं लाया गया। और अमेंडमेंट भी इसी तरीके से करी गई है कि जहाँ पर एक बड़ा लैंड सरकार जो है एक्वायर कर रही है और उसमें 70% लोगों की हामी है, तो जब तक 70% लोगों की हामी नहीं होगी तो नए एक्ट के तहत भूमि भी अधिग्रहण के लिए वाजिब नहीं मानी जाएगी। तो जैसा कि सवाल आया है कि किसानों की सेफ्टी क्या है, वो सेफ्टी यही है कि वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ्टी और सहमति उन 70% लोगों के साथ भी होनी चाहिए कि बाकी लोग भी उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल अपना केस लाकर डीएम को दे दे या कलेक्टर को दे दे कि मैं इस भूमि अधिग्रहण का जो कंपनसेशन है उससे मैं खुश नहीं हूं और मेरे को ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए। तो जो वो 70% की सीमा तय की गई है, आप एक शब्द समझिए, इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझाता हूँ, जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह वो किसी चीज़ के लिए करा जाता है जहाँ पे ज़्यादा लोगों की एडवाइस ली जाती है और ये बताया जाता है कि अगर वो सभी जनमत में एग्री हैं तो उस हिसाब से कंपनसेशन बांट दिया जाता है। तो ये 70% की और ये 80% की रूरल और जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उसमें डिफरेंस इसलिए किया गया है कि जो कंपनसेशन है वो बराबरी से रहे। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी जैसा रोहित जी ने बात करा वो भी इसलिए कहा गया है कि एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा, लाइवलीहुड कैसा होगा और आसपास की ज़मीन कैसी रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर अब ध्यान दिया जाने लगा है जब से 2013 के एक्ट में हमारे अमेंडमेंट हुई। यानी इस कानून के अंदर जहां और भी चंद अहम अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर प्रोविजंस किए गए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और फेयर कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए उन तमाम लोगों को जिनकी ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो आपने आज के इस कार्यक्रम में किया, और अगर आपके या किसी और के मन में और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800113060। अपने मुद्दे पर गुफ्तगू करते हुए वापस हम आते हैं और उस पर अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे रोहित जी से कि किस तरह से फेयर कंपनसेशन और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी कायम रहे और लोग इस पर यकीन कर सकें, उसके लिए किस तरह से कानून में इंतजामात किए गए हैं। जी, इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की थी कि एक टाइम लिमिट निर्धारित कर दी गई है। अगर आपका सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन आ गया है, आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है, उन्होंने सेक्शन 6 के नोटिफिकेशन में उसको एक्वायर कर लिया है, तो अब क्या वो ज़मीन गवर्नमेंट के पास कब तक रहेगी? क्या गवर्नमेंट उस पर तुरंत कार्रवाई करे? अगर गवर्नमेंट 5 साल के अंदर कार्रवाई नहीं कर रही है तो किसान एक पिटीशन के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं कि हमारी लैंड को रिलीज किया जाए, क्योंकि जिस पर्पस के लिए उसको किया गया था, अधिग्रहण किया गया था, वो पर्पस अब तक नहीं गया है, 5 साल बीत गए हैं, इसलिए हमारी ज़मीन हमें वापस दे दी जाए। पहली चीज तो ये आती है जो ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है कि आपका इतना ट्रांसपेरेंट है कि गवर्नमेंट ने एक्वायर की है, वो कार्य नहीं हुआ तो आपकी जमीन आपको वापस मिल सकती है जी। दूसरी जो फेयर कंपनसेशन है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने मार्केट वैल्यू का 4 गुना और 3 गुना निर्धारित किया है, वो एक फेयर कंपनसेशन है। जैसे मैंने बताया, मामले लंबित होते हैं, 10 साल लगते हैं। 1990 में किसी जमीन की कीमत अगर 10 लाख थी, उस समय मुआवजा मिल रहा था, मामला निर्धारित होते होते उसमें इंटरेस्ट मिलेगा उसको, लेकिन 10 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा। तो उस समय तक मान लो मामला 2003 में रिजोल्व हुआ, तो 2003 में ब्याज लगा के भी अगर उसको 15 लाख रुपए मिलते हैं तो 15 लाख में कोई जमीन नहीं मिल रही। तो उस फेयर कंपनसेशन के लिए उन्होंने निर्धारित किया कि आपको मार्केट वैल्यू से 4 गुना की रकम दी जाएगी, यानी 10 लाख से 40 लाख तो आपका है ही, प्लस आपका इंटरेस्ट रहेगा जिस टाइम नोटिफिकेशन हुई थी, जिस समय से आपको नहीं मिला तब से अब तक। दूसरा इसमें क्या हुआ था, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 आई थी तो इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया कुछ बिंदुओं पे, जिसमें एक 5 जजेस बेंच बैठा था। उन्होंने जो अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अरुण मिश्रा जी द्वारा हेड किया गया था, तो उसमें सवाल ये उठा था जिस तरह गवर्नमेंट वो करती है उस तरह कई बार क्या होता है कि किसान लोग भी अपना मुआवजा नहीं उठाते। वो कहते हैं हमने तो मुआवजा उठाया ही नहीं, हमने आज तक उनसे मुआवजा लिया ही नहीं, तो आप हमारी जमीन वापस कर दो। तो इसको डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया कि अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई जमीन एक्वायर की है और उसका मुआवजा ट्रेजरी में भी जमा कर दिया है तो यह माना जाएगा कि किसान को मुआवजा मिल गया है। अब किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां से मुआवजा उठाए या नहीं। पहले क्या होता था, किसान अपना मुआवजा नहीं उठाता था और केस लड़ता रहता था कि हमें तो ये जमीन वापस चाहिए, हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए, हमने आज तक मुआवजा नहीं लिया और आज 5 साल हो गए हैं, इसमें कुछ काम नहीं हुआ है।
तो उसके लिए भी जो 5 जजेस बेंच की जजमेंट थी उसमें यह डिक्लेयर किया गया कि अगर गवर्नमेंट ट्रेजरी में भी आपका मुआवजा जमा कर देती है तो यह माना जाएगा कि किसान को मुआवजा मिल गया है और उस दिन से आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो फेयर कंपनसेशन अगर हम जब देखते हैं तो हम ये सिर्फ किसानों के हित में नहीं देखते, हमें एक देश के हित में भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको पता है हर जगह ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस कानून का मिसयूज करना चाहेंगे। तो उसको भी रोक करने के लिए इन्होंने कहा कि जहां पे आपका मुआवजा ट्रेजरी में जमा हो गया है कि इसका मतलब है कि आपको मुआवजा मिल गया है, अब वो आपके ऊपर आपने वो मुआवजा वहां से लिया है या नहीं लिया, लेकिन सरकार ने उसे रिलीज कर दिया है और आपके नाम पर आपकी जगह के लिए उसे रिलीज कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने दे दिया है और अब आपने नहीं लिया तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसके अलावा भी ये तो एक हमारे सामने वो गलती आई जो अक्सर किसान कर जाते होंगे और जिस तरह के मामला सामने आते थे, लेकिन इस कानून के तहत हमें यह भी समझना है कि अब भी कहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे मामलात के अंदर गलती कर जाते हैं और फिर उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और आज हम बात कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट की। अगर इस कानून को समझने की कोशिश करें तो हमने ये जानने की कोशिश की अब तक कि एक कानून आया था 1894 में अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में, और उसके बाद नई तब्दीलियों के साथ कानून लाया गया सन 2013 में। अब इस कानून के तहत जो मामले अदालतों में पहुंचते हैं, आज हमारे साथ दोनों मेहमान जो हैं वकील हैं, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस कानून से मुताल्लिक़ मामलात अदालतों में पहुंचते हैं तो हमारे किसानों से या उन जो लोगों से जिनकी ज़मीन एक्वायर की गई है, कहाँ वो गलतियाँ हो जाती हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए और इस कानून को समझना चाहिए। रोहित जी। जी, जब भी कोई मुकदमा या जब भी कोई मुआवजे के लिए हम किसी कोर्ट में जाते हैं, मान लो आज DM कोर्ट ने हमें मुआवजा दे दिया है ज़मीन का, हम उसके एनहांसमेंट के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं, तो मेन जो हम फोकस करते हैं वो किस चीज़ पे करते हैं कि उस समय की मार्केट वैल्यू क्या रही होगी, क्या रही थी। जिस दिन सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन आया उस दिन से वो वैल्यू काउंट होती है। तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, जो लैंड ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उससे पहले 4 की नोटिफिकेशन आने से पहले, जैसे हमें पता है कि कहीं पे नोटिफिकेशन आने वाली होते हैं तो सुख बुगाहट चलने लग जाते हैं कि यहाँ नोटिफिकेशन आएगी। कितने समय में ये नोटिफिकेशन आ जाते हैं? नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट करती है तो विद इन अ मंथ वो नोटिफिकेशन का प्रारूप लेके सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन निकाल लेती है। इंटरनल प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे बिल्डर्स होते हैं या कोई होता है उनको पता चल जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं आसपास की जमीन मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए ऊंचे रेट में खरीद लेते हैं कि कल को ये एक्वायर होगी तो हमारे इसके हिसाब से हमें कंपनसेशन मिल जाएगा। तो पहली गलती यह है कि आपको कभी भी मार्केट वैल्यू जो है, जो स्थायी, जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उसी के अनुरूप मुआवजा मांगना चाहिए। अगर एक भी सेल डीड ऊंची वैल्यू की है तो वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि एक कंपोजिट देखा जाता है कि पिछले नोटिफिकेशन आने के दौरान उस साल में पिछले 6 महीने में 8 महीने में क्या सेल डीड का ट्रेंड रहा था। जी रोहित जी, यहाँ मैं एक सवाल लेना चाहूंगा आपको रोक करके। एक सवाल आ रहा है। हेलो, अपना मुल्क अपना आइन में आपका इस्तकबाल है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है? जी मैं यूपी से हूँ, मेरा रेशमा नाम है जी। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई लैंड है ऑलरेडी 2 लोगों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर, और गवर्नमेंट अगर चाहती है वहां पे कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना, तो उसका कंपनसेशन किस तरह से दिया जाएगा? क्या दोनों को दिया जाएगा या सॉल्व होगा मैटर, या फिर वो बिना कुछ कंपनसेशन के ही एक्वायर कर ली जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। टाइटल सूट तो अभी डिक्लेयर उसमें हुआ नहीं कि अभी तो देखा जाए तो वो आपस में 2 लोगों का है, तो मैं चाहूँगा इस पर आप दोनों ही पहले, सबसे पहले नीतीश जी से चाहूँगा इसके ऊपर आप रोशनी डालें।
देखिए, जब कोई भी मामला अदालत में लंबित होता है तो उसमें टाइटल तो क्लियर है ही नहीं, और सवाल बड़ा वाजिब है। लैंड एक्विजिशन के मैटर्स में ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं कोर्ट के सामने जहां पर लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे होते हैं। तो कोर्ट का इन मुद्दों पे जो फैसला रहता है वो यही रहता है कि असल में जिसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ा हुआ है उस पर्टिकुलर किसान को उस व्यक्ति के नाम का कंपनसेशन जो है वो बैंक में जमा करा दिया जाता है, ताकि डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद जिसके भी नाम पे टाइटल आएगा तो वो किसान या वो व्यक्ति उस लैंड का कंपनसेशन वहाँ से उठा ले। लेकिन मुकदमा चलने की वजह से इस तरह के जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको रोका नहीं जा सकता। देखिए, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। जो भी मुआवजा उनका बनेगा वो उस नाम से जमा कर दिया जाएगा, ताकि जो भी उसको जीतता है उस मुकदमे को, जो भी जिसके भी हिस्से में वहाँ की ऑनरशिप आती है उसको वो दे दिया जाए। मुझे उम्मीद है रेशमा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर और भी लोग जो इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, नाजरीन, अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी टोल फ्री नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। तो रोहित जी, अब फिर हम उसी बात पर आ जाते हैं जिस पर गुफ्तगू चल रही थी कि किसान जो हैं, जब वैल्यू की बात होती है, मार्केट वैल्यू की बात होती है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अगरचे वो कोई ज़्यादा वैल्यू की एक आध कोई रजिस्ट्री ले भी आते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनको कितनी रजिस्ट्री जो है वो दिखानी ज़रूरी हो जाती है ताकि वो अपनी बात को मजबूती से रख सकें। देखिए, इसमें आकलन लगाना ये नहीं होगा कि आप 5 रजिस्ट्री दिखाएं, 10 रजिस्ट्री दिखाएं। वो कोर्ट देखता है कि आपने अगर 15 रजिस्ट्री दी हैं तो मेजोरिटी जो एवरेज है वो मार्केट वैल्यू क्या आई है। दूसरी चीज जो है, किसानों को एक ख्याल ये रखना होगा, जहां पे भी जब सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन आती है कि गवर्नमेंट इस जमीन को एक्वायर करना चाहती है, तो किसानों में एक घबराहट, एक हड़बड़ी मच जाती है, जिसका फायदा उठा लेते हैं बिल्डर्स। तो बिल्डर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट से ज्यादा आपको अभी कंपनसेट कर देते हैं, ये जमीन हमें दे दीजिए। हो सकता है कि सेक्शन 5 के जो आपके ऑब्जेक्शन जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट वो जमीन एक्वायर ही ना करे, लेकिन उस समय तक आप क्या करते हैं, हड़बड़ी के कारण सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन आने के बाद जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं उनका आप जमीन दे देते हैं। बाद में गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन को ड्रॉप कर देती है और आपके हाथ से आपकी जमीन चली जाती है, वो प्राइवेट बिल्डर्स के पास चली जाती है। उसके बाद आपकी एक अलग लिटिगेशन, आपका एक अलग मुकदमा शुरू हो जाता है कि अब हम प्राइवेट बिल्डर से अपनी जमीनें वापस कैसे लें। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहां पे सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन आने के बाद लोगों ने देखा है कि अगर हम गवर्नमेंट से कंपनसेशन लेंगे तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें आज की डेट में अगर इस जमीन का 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मिल रहा है, उनको दिखता है कि प्राइवेट बिल्डर हमें 1.5 लाख रुपए एकड़ दे रहा है, तो वहां पे अपनी जमीनें बेच देते हैं। फिर सेक्शन 5 की नोटिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट उस जमीन को रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, और उसमें सेक्शन 6 की कार्रवाई नहीं करती। तो इस कारण से जो किसान होते हैं वो अपनी जमीनों से हाथ धो बैठते हैं और प्राइवेट बिल्डर्स जो एक नेक्सस होता है वो उसको हड़प लेता है। तो कभी भी जब भी सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन आती है तो आपको आपका अधिकार पता होना चाहिए कि आप सेक्शन 5 के अंदर उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आप एक जो सामूहिक रूप से जितने भी लोग हैं जिनकी जमीनें एक्वायर हुई हैं, जिस जिस गांव की हुई हैं, जिस एरिया के, सब मिलें, बात करें, इकट्ठे होकर उस पर एक नोटिफिकेशन जारी करें। उसके बाद सेक्शन 6 की नोटिफिकेशन का वेट करें। हो सकता है कि सेक्शन 5 के ऑब्जेक्शन के बाद आपकी जमीन को एक्वायर ना किया जाए, लेकिन किसानों के द्वारा यही गलती की जाती है कि जिसका फायदा प्राइवेट बिल्डर उठा लेते हैं और वो जमीन को किसान से औने पौने रेट में ले लेते हैं और नोटिफिकेशन कैंसिल होने के बाद वहीं पे बिल्डिंग बना के उन्हीं लोगों को महंगे रेटों में बेच देते हैं। तो उस चीज से बचें, और इसका बचाव बहुत जरूरी है और इस चीज का ख्याल रखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपकी ज़मीन आपकी है और उसका सही मुआवजा भी आपका हक है। नितेश जी, इसी सवाल को लेकर के मैं आपके पास भी आता हूं। जिस तरीके से अभी रोहित जी ने बताएंगे किसान जो हैं वो किन बातों का ख्याल रखें, मैं चाहूँगा आप भी रोशनी डालें ये जो हमने अभी तक चर्चा की है, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो समझ सकें कि जब हम इस कानून की बात करते हैं या लैंड एक्वायर होने की बात होती है तो इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी हो। देखिए, मैं तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे किसान हैं, या आपके पूरे भारतवर्ष में इस समय ये हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट अब 2013 में बनाया गया है उसमें सारी बातों का ध्यान रखा गया है। तो लो कॉस्ट कंपनसेशन पे ना जाएं, जैसे कि रोहित जी ने कहा हमारे परिचित ने कि लो कॉस्ट कंपनसेशन पे लोग जाते हैं कच्चे लालच के लिए कि अभी एक्वायर हो रहा है, सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन आ गया, तो डर के, घबराहट के कारण अपनी लैंड जो है वो छोड़ देते हैं।
तो हमारे किसानों को या जिसकी भी भूमि अधिग्रहण पे आ रही है, किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट की आ रही है, किसी पब्लिक मॉड्यूल के लिए आ रही है, किसी बड़े रियल एस्टेट की आ रही है, तो पहले वेट करें, देखें कि सरकार उस पर क्या मुआवजा दे रही है। उसका वेट करने के बाद ही अपनी लैंड वहाँ से छोड़ें, क्योंकि घबराहट किस चीज़ की और होती है जो इस मामले में सामने आती है? ये प्राइवेट बिल्डर्स की अगर बात करें, एक हम ये कहें कि एक रैकेट चल रहा है साइमल्टेनियसली, कि वो लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि सरकार आपकी ज़मीन हड़प लेगी और आपको कंपनसेशन नहीं देगी। तो क्योंकि हमारी जो आबादी है वो अभी इतनी कानूनी सक्षम नहीं है कि उनको एक्ट के बारे में अवेयरनेस लाई जाए। लेकिन जैसे हमारे ये हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम हैं, इस प्रोग्राम के तहत हम उनको ये बात बताएं कि जो सरकार का भूमि अधिग्रहण नियम अब 2013 का आया हुआ है, उनमें इन सब बातों का ध्यान रखा हुआ है कि अगर आज आपको डिस्प्लेस करा जा रहा है आपकी लैंड से, तो उचित आपकी रीसेटलमेंट और रीहैबिलिटेशन भी करी जाएगी। तो उन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही वो अपनी ज़मीन को छोड़ें। किसी प्राइवेट बिल्डर को या किसी प्राइवेट आदमी को अपनी लैंड या भूमि को दे देने से उनको जो मुआवजा है वो बहुत कम मिलता है, जबकि एक्ट के अंदर अब ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो डबल द मार्केट रेट या 4 गुना द मार्केट रेट उस लैंड का अधिग्रहण करने पे उनको दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि अब जो सरकार का ये मकसद है वो ये है कि भूमि अधिग्रहण करके अपने लिए रखे। तो अब भूमि अधिग्रहण करके वो ह्यूमन जस्टिस क्रिएट करना चाहती है कि जिसकी हम भूमि ले रहे हैं उसको उचित कंपनसेशन दें, उनके उचित लाइवलीहुड का ध्यान रखें और उनकी उचित रिहैबिलिटेशन करी जाए। तो एक्ट को इस तरीके से सशक्त तरीके से मजबूत करके लाया गया है कि पब्लिक ओरिएंटेड एक्ट बना दिया गया है इसमें। और जो डिलेड कंपनसेशन की बात है उसमें भी अब इंटरेस्ट का प्रावधान जोड़ दिया गया कि इंटरेस्ट भी मिलेगा जिसकी लैंड को, जो एक बड़ा मसला था किसानों के सामने कि डिले हो गया है, देरी हो गई है, तो उसके अंदर उनको कंपनसेट देखा जाए तो उसके मुआवजे के साथ उनको दिया जाएगा। और रोहित जी, अक्सर ये भी मामले सामने आए कि जब उनको एक अच्छा खासा पैसा लोगों को मिल गया अपनी ज़मीन का, तो ये भी देखने को मिला कि वो कुछ कर नहीं सके और वो पैसा सब खत्म हो गया। तो एक बड़ा मसला सामने था कि हमने वो ज़मीन भी ले ली, किसी का लाइवलीहुड भी ख़त्म हुआ, हमने उनको पैसा भी दिया और वो किसी काम नहीं आ सका और वो ख़त्म हो गया। तो उसका इलाज किस तरह से नए कानून में किया गया है? देखिए, पैसे का उपयोग करना तो उस व्यक्ति का हाथ में है जिसको वो पैसा मिला है, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो नई वाली आई है उसमें एक ये प्रावधान दिया गया है कि अगर आप, जैसे आपने अभी सवाल पूछा था कि लोग किस कारण से अपनी ज़मीन नोटिफिकेशन के बाद दे देते हैं या क्या कर देते हैं, जैसे हमारे मित्र ने बताया कि कानूनी सक्षम नहीं है। अब उनको ये बताया जाता है कि आज अगर आपकी ज़मीन एक्वायर होएगी, आप पहले नीचे के कोर्ट में लड़ेंगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद आपके मुआवजा मिलते मिलते आपको 15 साल लग जाएंगे। आपको जो रेट उस समय मिलेगा, हम उससे आधा रेट आज ही दे रहे हैं, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। तो जहां पे किसानों को एक फायदा दिखता है कि मैं 15 साल केस लड़के या 10 साल केस लड़के अपने मुआवजे को एनहांस करा के एक मुआवजा सुप्रीम कोर्ट तक अपना फिक्स कराऊंगा, तब तक पता नहीं जमीन की क्या वैल्यू होगी और जो वैल्यू मुझे मिलेगी उसके बाद मैं क्या ले पाऊंगा। तो किसान ये सोचता है कि आज की डेट में एक व्यक्ति मुझे उसी जमीन का जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, वो 1 लाख रुपए गज में हो रहा है तो वो 2 लाख देने को तैयार है, तो मैं आज ही उसको देकर निपटारा कर लूं, और इस तरीके से वो ठगा जाता है। तो जो आपने सवाल पूछा कि वो उसका उपयोग किस तरीके से कर सकता है, तो उसमें यह होता है कि ज्यादातर जो किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको मुआवजा मिलता है तो वो उस मुआवजे की रकम से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल लैंड ले लेते हैं या कहीं पे रेजिडेंशियल प्लॉट बना देते हैं या अपना कमर्शियल जगह में ले लेते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उस मुआवजे को किस तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। उसमें अब ये हर व्यक्ति की अपनी वो है कि वो उसका उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि एक समय में आपके पास सिर्फ एक एग्रीकल्चरल लैंड है, कैश इन हैंड आपके पास है नहीं। आपने हमेशा जो आपकी फसल की कमाई आई है उससे अपने घर का संचालन किया। क्या इसी वजह से रिहेबिलिटेशन की बात की गई इस एक्ट के अंदर? नितेश जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, आपने ठीक सवाल उठाया। रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट तभी बात कही गई है क्योंकि पहले जो हमारा 1894 का एक्ट था उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी, पब्लिक पर्पस को ध्यान में रखा ही नहीं जाता था और टोटल डिक्टेटरशिप थी, एक्वायर होता था, कोई रीज़न नहीं दिया जाता था, बेसिकली अपने खजाने भरने के लिए। लेकिन अब रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट को सही शब्दों में कानूनी जामा पहनाया गया है ताकि रिहेबिलिटेशन भी हो, रीसेटलमेंट भी हो। कोई भी किसान या कोई भी भूमि का जो ओनर है वो इस तरीके से क्षतिग्रस्त ना हो, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। तो इसलिए इन शब्दों को एक्ट में लाया गया है
ताकि रिहेबिलिटेशन हो, रीसेटलमेंट हो और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे जब सरकार उसकी भूमि को अधिग्रहण करने के लिए आ रही है। इसीलिए इन शब्दों को इस्तेमाल किया गया, चाहे वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो लैंड एक्विजिशन के अंदर, और जब मुआवजे की बात आए तो उसके अंदर भी बात फेयर कंपनसेशन की गई और रिहेबिलिटेशन की बात की गई, रीसेटलमेंट की बात की गई। लेकिन किसी भी कानून को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने में हमारी अदालतें एक अहम रोल प्ले करती हैं। तो हमारी अदालतों ने अब तक इस कानून से मुताल्लिक क्या कुछ अहम फैसले दिए हैं, बहुत मुख्तसर अंदाज में हम इस पर भी चाहेंगे हमारे जो मेहमान हैं वो रोशनी डालें, क्योंकि कार्यक्रम अपने आखिरी मरहले में है। सबसे पहले रोहित जी से चाहूँगा, क्या कुछ कहा है हमारी अदालतों ने इस कानून से मुताल्लिक, किस तरह से उसको क्लियर किया है, वाज़ेह किया है? देखो, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको कंपनसेशन दी जाएगी। अभी जुलाई 2025 की एक सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को यह डायरेक्ट किया है कि आपको उस जमीन की मार्केट वैल्यू के अलावा उसकी आने वाले समय में पोटेंशियल वैल्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कंपनसेशन डिसाइड करेंगे। तो मार्केट वैल्यू क्या हुई कि आज 2010 में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, लेकिन ये जमीन क्योंकि हाईवे के पास है या ये जमीन शहर के पास है तो इसकी पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होके आने वाले 3 साल में 3 गुना हो सकती है, 4 गुना हो सकती है। तो हमेशा अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए, कानून हमारा बन गया है, कानून हमारा पूरा अच्छा है 2013 का कानून, लेकिन उसमें भी संशोधन होता है जो हमारे कोर्ट्स करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं देखनी होगी जब हम कंपनसेशन देंगे, हमें देखना पड़ेगा उस जमीन की पोटेंशियल क्या है। अगर वो जमीन उपजाऊ है, एग्रीकल्चरल है, या वो जमीन हाईवे के पास है, कल को वहां पे बिल्डिंग्स आ सकती हैं, वहां पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, पेट्रोल पंप आ सकते हैं, तो आपको उस जमीन की मार्केट वैल्यू के साथ साथ उसकी पोटेंशियल वैल्यू देखनी है और उसके बाद मुआवजा तय होगा। जी, उसके बाद मुआवजा तय होगा कि उस जमीन की आज ये वैल्यू है, 5 साल तक ये केस चलेगा, 5 साल में उसका पोटेंशियल क्या है, वहां से हाईवे निकल गया है, आपकी जमीन हाईवे से कितनी दूर है। तो इसलिए कोर्ट भी क्या करता है, जब वो मुआवजे को बढ़ाता है, एनहांसमेंट करता है, तो कोर्ट ज्यादातर ये ध्यान रखता है, मुआवजा भी इस तरीके से करता है कि अगर हाईवे से 2 किलोमीटर तक की जमीन है तो उसका मुआवजा इस रेट से होगा, अगर 4 किलोमीटर तक की जमीन है तो उसका इस रेट से होगा। यानी इन तमाम तो चीजों को पोटेंशियल वैल्यू देखनी, पोटेंशियल वैल्यू और क्लियर कर दिया हमारी अदालतों ने इस मामले के अंदर। मैं इसी पर एक ओपिनियन नीतीश जी से भी चाहूंगा कि किस तरह से ये अहम फैसले हमारी अदालतों के इस कानून को और ज्यादा क्लियर करते चले गए और हमारे जो लोग थे उनके लिए बेनिफिट्स बढ़े। देखिए, हमारी अदालतों का, कोर्ट्स का हमेशा से ही पूरा रोल रहा है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट हो या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला रहा हो। तो जब हमारे ज़मींदारी सिस्टम एबॉलिश करने का आया था तब भी 1952 में, 1964 में कुछ बड़े फैसले दिए गए जिनसे ये कहा गया कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये सरकार के लिए नहीं पब्लिक के लिए बनाया गया है, पब्लिक ओरिएंटेशन अप्रोच होनी चाहिए। और जैसा कि रोहित जी ने बताया, जो 2025 का फैसला है उसमें इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि पोटेंशियल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस क्रिएट करके बताया गया, क्योंकि एक्ट में तो मार्केट वैल्यू लिख दिया गया है, लेकिन पोटेंशियल वैल्यू लैंड की तब ही आती है जब उस पर कोई प्रोजेक्ट पूरा बन जाता है। सरकारें प्रोजेक्ट को देखते हुए उसके आसपास की रोड बनाती है, हाईवेज बनाती है और एयरपोर्ट्स लाती हैं। तो उस ज़मीनी दूरी के हिसाब से उन रेट्स को तय किया जाता है। और फेयर कंपनसेशन, जैसा कि हम बार बार इस एक्ट के अंदर रिपीट कर रहे हैं, फेयर कंपनसेशन उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि खाली मार्केट वैल्यू दे दी जो एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से नहीं ग्रांट किया गया, बट ज़मीनी तौर पर यह देखा कि उस लैंड की पोटेंशियल वैल्यू आगे जाके 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, उस पर जो कंपनसेशन दिया जाए उसको फेयर कंपनसेशन डिफाइन किया गया, कोर्ट डिफाइन किया गया है। ना सिर्फ कंपनसेशन को डिफाइन किया गया बल्कि उसकी पोटेंशियल वैल्यू जो थी उसको भी डिफाइन करते हुए देखा जाए तो पूरे कानून को वाज़ेह कर दिया है तमाम लोगों के लिए जिनकी भी ज़मीन इस्तेमाल के लिए, सरकार के हुसूल के लिए सामने आती है। तो हमने आज की इस पेशकश में इस कानून से मुताल्लिक़ अहम पहलुओं पर गुफ्तगू की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप इसके अहम नुकात को, इससे जुड़े हुए अहम पॉइंट्स को समझ सकें। आप हमारे इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए, और तमाम नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मोहब्बतों से इस प्रोग्राम को नवाजा, अपने सवालों से आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी कानून पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
टीनेंट यानी किराएदारों के कानूनी हुकूक क्या हैं? रेंट कंट्रोल एक्ट और मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 किराएदारों के हुकूक की हिफाजत करता है। किराएदारों के हुकूक गैर मुनसिफाना बेदखली से तहफ़्फ़ुज़ और राजदारी को यकीनी बनाते हैं। ये हुकूक किराएदारों के मुआवजे और किराए के मुनसिफाना कीमतों की ज़मानत देते हैं। अगर शराइत के खिलाफ वर्जी ना हो तो किराएदार मुकम्मल जमा रकम की वापसी के हकदार हैं। अगर मकान मालिक मरम्मत ना करवाए तो किराएदार अखराजात में कटौती कर सकते हैं। मकान मालिक किराएदारों को बिला किसी दुरुस्त वजह के बेदखल नहीं कर सकते। मकान मालिक किराएदारों को गैर मिजाज सबलेटिंग के लिए बेदखल कर सकते हैं। ये क़वानीन किराएदारों और मकान मालिक दोनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं।